जय हिंद बच्चों। आज हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी इस संदर्भ में 2 वीडियो बना चुके हैं और ये द्विघात समीकरण का तीसरा वीडियो होगा। और कल के वीडियो में हम मूलों की प्रकृति के बारे में बता रहे थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण हम उसको पूर्णतया अच्छी ढंग से बता नहीं पाए। तो आज हम फिर से उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में आज हम समझते हैं। मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति निम्नलिखित होती है। पहला मूलों की प्रकृति होती है यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो उसका मूल वास्तविक और असमान को ही भिन्न भी बोला जाता है। तो वास्तविक और भिन्न भी कह सकते हैं। वास्तविक और असमान या वास्तविक और भिन्न होता है। यहाँ पर हम बता रहे हैं यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो उसका मूल हो जाता है वास्तविक और असमान, अर्थात d ग्रेटर देन 0। d का मान, d अर्थात विवेचक का मान 0 से बड़ा रहने पर उसका मूल हो जाता है वास्तविक और असमान। उसके बाद दूसरा है मूलों की प्रकृति यदि विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो उसका मूल वास्तविक और समान होता है। समान को बराबर भी कहा जाता है, वास्तविक और समान होता है। यदि विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो उसका मूल वास्तविक और समान होता है। तो d बराबर 0 रहने पर उसका मूल वास्तविक और समान होता है। और तीसरा नियम है यदि विवेचक का मान 0 से छोटा हो तो उसका मूल काल्पनिक को अवास्तविक भी कहा जाता है। वो मतलब होता है नहीं, और वास्तविक मतलब वास्तविक। जो वास्तविक नहीं हो, अर्थात जो वास्तविक नहीं होगा वो काल्पनिक ही होगा। उसका मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक और असमान होता है।
असमान होता है। अर्थात d लेस देन 0, अगर d विवेचक का मान 0 से छोटा हो तो उसका मूल काल्पनिक और असमान होता है। अब इस मूलों की प्रकृति पर किस ढंग से सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, तो उसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आज मेरा ये सवाल रहा, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति लिखें। तो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेरा 4x² - 5x + 8 = 0। इसके मूलों की प्रकृति हमको निकालना है। तो इसको देखते हैं कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर है 4x² - 5x + 8 = 0। तो यहाँ सबसे पहले x² का गुणांक देख रहे हैं a है, यदि 4 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे a = 4, b बराबर हो जाएगा -5, c बराबर होगा 8। अब यहाँ सबसे पहले हमको मूल विवेचक ज्ञात कर लेनी है। जब तक विवेचक नहीं ज्ञात करेंगे तब तक मूलों की प्रकृति ज्ञात करना असंभव है। या हम मूलों की प्रकृति ज्ञात भी कर पाएंगे तो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर पाएंगे। अगर बगैर गुणनखंड विधि के अगर हम मूलों की प्रकृति निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको विवेचक निकालना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर d निकालते हैं, मतलब विवेचक निकालते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। b का वैल्यू है -5, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुना a का मान है 4 तो 4 देंगे, c का मान 8 है तो 8 देंगे। -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। -4 गुना 4 16, 16 को 8 बार पढ़ेंगे 16 16 8 28 से हो जाएगा 128। अब इसको हम घटाएंगे तो घटाने पर हो जाएगा -103। अब लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0, यहाँ पर विवेचक का मान जो है 0 से छोटा है, इसीलिए इसका मूल अवास्तविक या काल्पनिक लिख सकते हैं। अवास्तविक और असमान होगा। अवास्तविक और असमान होगा। इस ढंग से मेरा पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 5x² - 6x + 8 = 0। तो यहाँ पर फिर a बराबर लिखेंगे, a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर -6 और c बराबर हो जाएगा 8। तो फिर हम d बराबर निकालेंगे। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अब b का मान है -6 तो लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान है 5 और c का मान है 8। अब हम लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 गुना 5 20, अब 20 गुना 8 160। अब इसको हम घटाएंगे तो घटाने पाएगा 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा 1, बड़ा का चिन्ह -160 है बड़ा मान, उसी का चिन्ह हम लिखेंगे माइनस में आएगा। अब लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0, यहाँ पर भी विवेचक का मान 0 से छोटा आ रहा है, इसलिए इसका मूल अवास्तविक लिखा है या काल्पनिक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मूल काल्पनिक और असमान होगा। काल्पनिक और असमान होगा।
इस ढंग से आपके 2 क्वेश्चन का हम सॉल्व कर चुके हैं और 3, 4 और 5 क्वेश्चन बचा है, इसको भी देखते हैं। अब मेरा तीसरा प्रश्न है 4x² - 12x + 9 = 0। तो ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर -12, सी बराबर 9। तो फिर विवेचक निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा b² - 4ac। बी का वैल्यू है -12, तो -12 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 9 है। अब -12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा, -4 गुना 4 16 और 16 गुना 9 144। अब हो जाएगा 144 में से 144 घटाने पर 0। अब लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, यहाँ पर विवेचक का मान 0 के बराबर है, इसलिए इसका मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होगा। आप लोग भी इसको बना सकते हैं और हम तो कहेंगे बच्चों सबसे पहले आप लोग ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर उसमें कहीं गलत नज़र आए, गलती हो जाए, तो आप फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा वीडियो को देखते हुए। इससे आपका अभ्यास अच्छा हो सकेगा। फिर चौथा सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा सवाल है 2x² - 12x + 3 = 0। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर -12 और c बराबर होगा 3। तो d बराबर निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो b का वैल्यू है -12, तो -12 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और c का मान 3, -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144, -4 गुना 2 8, 8 × 24। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पाता है 120। अब की बार मेरा मान आया 0 से अधिक, अर्थात मेरा मान मतलब विवेचक का मान 0 से अधिक आया है। यहाँ पर हम लिखेंगे d > 0, इसलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। अब 5वां सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल है मेरा 4x² - 7x + 5 = 0। तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर -7, c बराबर 5। तो d बराबर निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। b का वैल्यू -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4 गुना 4 गुना 5। अब -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49, -4 गुना 4 16, 16 पंचे 80। अब इसको हम घटाएंगे, 80 में से 49 घटेगा तो घटकर आएगा 31, वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अब लिखेंगे चूंकि d < 0, इसलिए इसका मूल काल्पनिक या लिख सकते हैं अवास्तविक, काल्पनिक और असमान या भिन्न भी लिख सकते हैं, भिन्न होगा। इसका मूल काल्पनिक और भिन्न होगा। इस प्रकार से बच्चों हम मूलों की प्रकृति निकालना सीख चुके हैं। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आप लोगों को आता हो तो कमेंट कीजिएगा और हम मूलों की प्रकृति बताएंगे।
वैसे जब एक्सरसाइज में हम चलेंगे तो उसमें इस ढंग का बहुत सारे सवाल वो हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। हाँ तो बच्चों, अब हम अगले टॉपिक पर जानकारी देने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। अब हम ये जानेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण। यदि द्विघात समीकरण के x चर का घात एक ना हो तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं यदि द्विघात समीकरण के x चर का घात 1 ना हो तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो हम जानते हैं x के रूप में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। और द्विघात समीकरण होने के लिए यहाँ पर शर्त बताए थे a डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर शुद्ध द्विघात समीकरण के लिए हम ये जानेंगे ax², ये तो होगा ही, क्योंकि अधिकतम घात जब तक 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पर a 0 के बराबर होगा, लेकिन x वाला जो टर्म है वो उपस्थित नहीं रहेगा। अगर x वाला टर्म उपस्थित ना हो तब वो द्विघात समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ bx है, मतलब x का जो यहाँ गुणांक दे रहे हैं b, x का गुणांक देख रहे हैं b, इस b के जगह पर अगर 0 हो जाए तब ये शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। अर्थात शुद्ध द्विघात समीकरण होने के लिए यहाँ पर शर्त हो जाएगा a डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन b बराबर क्या होना चाहिए 0। a 0 के बराबर नहीं होगा लेकिन b 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। इसका उदाहरण है जैसे x² - 4 बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण हम देख रहे हैं ये है शुद्ध द्विघात समीकरण। यहाँ पर हम देख रहे हैं x² का गुणांक 1 मौजूद है, मतलब a का मान यहाँ पर 1 मौजूद है, लेकिन x वाला जो टर्म है वो विलुप्त है, इसलिए ये शुद्ध द्विघात समीकरण है।
और अचर पद यहाँ पर उपस्थित रहेगा। अचर पद रहेगा लेकिन x जिसका आगे घात 1 होता है वो अनुपस्थित होना चाहिए। मतलब b के जगह पर b का मान 0 होना आवश्यक है। b का मान अगर 0 रहे तो वैसे द्विघात समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण होंगे। अब शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का 2 नियम है। यहाँ पर हम लिखेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण दो विधि से हल किए जाते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण दो विधि से हल किए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण दो विधि से हल किए जाते हैं। पहला विधि है वर्गमूल निकालकर और दूसरा विधि है गुणनखंड विधि से या गुणनखंड निकालकर। गुणनखंड विधि से एक है वर्गमूल विधि द्वारा, दूसरा है गुणनखंड विधि द्वारा। वर्गमूल निकालकर या गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा नियम है वर्गमूल निकालकर या वर्गमूल विधि द्वारा, दूसरा नियम है गुणनखंड विधि से। अब हम पहले नियम के तहत इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं वर्गमूल निकालकर। तो यहाँ पर सवाल में है x² - 4 बराबर 0, तो हम लिखेंगे x² बराबर 4। तो x बराबर हो जाएगा √4 प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ बराबर हो जाएगा +-2। x का मान हो गया +-2। अब ये तो हुआ वर्गमूल निकालकर। अब दूसरे नियम से हम इसको निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो x² - 4 बराबर 0। यहाँ पर गुणनखंड का फॉर्मूला लागू होगा a² - b² वाला। तो यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेंगे x² का, तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर, 4 का वर्गमूल होगा 2, 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब होगा a² - b² बराबर, सूत्र जानते हैं, होता है a + b × a - b बराबर हो जाएगा x + 2 × x - 2 बराबर 0। अब लिखेंगे चाहे x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2, या x - 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2। इसी प्रकार से और सब उदाहरण हो सकता है, जैसे कि अगला शुद्ध द्विघात समीकरण का उदाहरण हम लेते हैं 4x² - 9 बराबर 0। ये भी है शुद्ध द्विघात समीकरण। इसका भी हम हल दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये सवाल आप हल कीजिएगा दोनों विधि से, वर्गमूल निकाल कर भी अर्थात वर्गमूल विधि से भी, और दूसरा गुणनखंड विधि से। हम आशा करते हैं आप लोग दोनों विधि से बनाने में सफल होंगे। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स में लिखिएगा कि कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। दूसरा प्रकार है मिश्रित द्विघात समीकरण। तो मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं यदि द्विघात समीकरण के चर x वाले एक घातीय पद भी उपस्थित हो तो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0।
अब यहाँ पर हम देखेंगे इस परिभाषा के हिसाब से, इस परिभाषा के हिसाब से यहाँ पर क्या कंडीशन लागू होगा। यहाँ पर कंडीशन लागू हो जाएगा, पहले द्विघात समीकरण होने के लिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो a डजंट इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और चर x वाले एक घातीय पद भी उपस्थित हो, मतलब ये x वाला भी घात x भी मौजूद होना चाहिए। तो x भी मौजूद होने का मतलब हुआ b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर b 0 के बराबर हो गया तब ये मिश्रित द्विघात समीकरण ना होकर के शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर शर्त में ये भी लागू हो जाएगा, b डजंट इक्वल टू 0, a भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या उदाहरण है, इसका उदाहरण है जैसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 2 मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर x वाला टर्म भी मौजूद है और इसका गुणांक 7 है। अगर इसका गुणांक 0 हो जाता तो x वाला टर्म का महत्व समाप्त हो जाता, अर्थात यहाँ x मौजूद नहीं रहता। यहाँ पर x भी मौजूद है, इसीलिए ये मिश्रित द्विघात समीकरण है। अब मिश्रित द्विघात समीकरण को कितने विधि से हल कर सकते हैं, तो मिश्रित द्विघात समीकरण को 2 विधि से हल कर सकते हैं, 2 विधि से हल कर सकते हैं। इसमें पहला विधि है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। ऐसी पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड को द्विघात सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग वाले सिद्धांत के आधार पर ही द्विघात सूत्र भी निकला है। इसीलिए इसका 2 मेथड है इसको निकालने का। पहला मेथड है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा नियम है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के बारे में सीख भी चुके हैं, अब गुणनखंड विधि द्वारा ये भी सीख चुके हैं। इस तरह से ऐसा अगर मिश्रित द्विघात समीकरण अगर आए, इसको आप लोग हल कर पाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। अगर इसमें भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में एक्सरसाइज पर चलेंगे।